लाइट कम पड़ रही थी यार। बहुत बहुत प्रणाम दोस्तों। मैं नागेश चांडिल्य शाश्वत संस्कृति के इस मंच से आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी को, जिन्होंने ये सुनहरा अवसर आप सबसे जुड़ने का ये अवसर आज हमें ये उपलब्ध कराया है। इस कोरोना काल में इस ऑनलाइन काव्य पाठ के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। आप सबसे जुड़ने का ये खास मौका मिला है। मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे इस कोरोना काल में प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। पूरा का पूरा उनका परिवार सांस्कृतिक परिवार है। आप सब रोज उनके कार्यक्रम से भी जुड़ते हैं और इस रूप में भी शाश्वत संस्कृति के माध्यम से भी तमाम कवियों का काव्य पाठ वो आयोजित करते हैं। मैं पूरे शाश्वत संस्कृति परिवार को, भाई मनोकामना शुक्ल पथिक जी जुड़ गए हैं, आदरणीय चंद्रभाल जी सादर प्रणाम, सिद्धनाथ शर्मा जी बड़े भाई आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। आइए काव्य पाठ शुरू करता हूँ और आप सबको, भगवान गणेश को, माँ सरस्वती को, बाबा विश्वनाथ को एक साथ प्रणाम करने के लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि है प्रणाम जननी को, जनक प्रणाम तुझे, स्वर्ग सी महान पुण्य भूमि को प्रणाम है, संत को प्रणाम है, असंत को प्रणाम आज, देवता दिगंत एक दंत को प्रणाम है, तो हंस को प्रणाम, हंस वाहिनी को है प्रणाम, और आप सारे नरवंश को प्रणाम है, तो ज्येष्ठ अरुश्रेष्ठ को, वरिष्ठ को, कनिष्ठ को भी हाथ जोड़े अतिथि विशिष्ट को प्रणाम है। आप सबको पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ और काव्य पाठ आरंभ करता हूँ। मित्रों, कोरोना कोविड-19 महामारी के बारे में जो सूचनाएं और जो विचार हम सबको प्राप्त हुए, उसके अनुसार चीन इस महामारी के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है और इसका प्रमुख कारण यह कि वैश्विक संप्रभुता को हथियाने के प्रयास में इस महामारी के लिए ये प्रयास किया गया, इस वायरस के लिए। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ जो मेरे निजी विचार हैं कि सच कहूँ तो ये बीमारी अहम का केंद्रीकरण है। एक मुक्तक पढ़ता हूँ कि सच कहूँ तो ये बीमारी अहम का केंद्रीकरण है, विश्व की सत्ता पे काबिज होने का ये उपकरण है, सिर्फ साजिश है कोरोना और दुस्साहस वरण है, अमेरिका से छीनकर वर्चस्व का पाणी ग्रहण है, अमेरिका से छीनकर वर्चस्व का पाणी ग्रहण है। और जो हमने महसूस किया कोरोना के बारे में, कोरोना के बाद जो स्थिति आई, ये कि एक ऐसी स्थिति आई है जिसमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का जो नतीजा है वो ये सामने आ रहा है। एक कविता पढ़ता हूँ कि ना कोई आतंकी हमला, ना कोई आतंकी हमला, ना ही कोई युद्ध हुआ है, ना कोई आतंकी हमला, ना ही कोई युद्ध हुआ है, एक देश के पापों से ये काल चक्र अवरुद्ध हुआ है। ना कोई आतंकी हमला, ना ही कोई युद्ध हुआ है, एक देश के पापों से ये काल चक्र अवरुद्ध हुआ है। आगे देखें कि नाम चीन बस चीन बना है, हाँ हाँ उस अभिमानी से, पूरा विश्व है संकट में बस अब बस उसकी नादानी से, तो विश्व शांति है हाँफ रही अब
उसकी आनाकानी से पूरी धरा करा रही है, बस उसकी मनमानी से। तो उसका हर कुकृत्य अब देखो, उसका हर कुकृत्य अब देखो कितना नियम विरुद्ध हुआ है। एक देश के पापों से ये काल चक्र अवरुद्ध हुआ है। ना कोई आतंकी हमला, ना ही कोई युद्ध हुआ है। एक देश के पापों से ये काल चक्र अवरुद्ध हुआ है। और चीन ही बस दोषी क्यों, कहाँ अमेरिका भी कुछ कम है? और चीन ही बस दोषी क्यों, कहाँ अमेरिका भी कुछ कम है? शस्त्रों की खेती करने में उसका सारा लगता दम है। तो है कोई ताकतवर हमसे, बस केवल हम ही हैं, हम हैं। यही रात दिन सोचा करता, हमसे ना कोई, हमको ना कोई भी गम है। तो वैश्विक सत्ता के प्रभाव में लोभी परम विशुद्ध हुआ है। एक देश के पापों से ये काल चक्र अवरुद्ध हुआ है। ना कोई आतंकी हमला, ना ही कोई युद्ध हुआ है। एक देश के पापों से ये काल चक्र अवरुद्ध हुआ है। और अंतिम अनुच्छेद की, अहंकार से ग्रसित चीन है, मानवता को भूल गया है। अहंकार से ग्रसित चीन है, मानवता को भूल गया है। अपने फांसी के फंदे पर देखो कैसा झूल गया है। आत्ममुग्ध है, स्वयं प्रशंसा के मारे बस फूल गया है। और राह भूल कर अपना देखो कैसे वह प्रतिकूल गया है। तो सोच रहा है वो बस इतना, सोच रहा है वो बस इतना, सचमुच आज प्रबुद्ध हुआ है। एक देश के पापों से ये काल चक्र अवरुद्ध हुआ है। ना कोई आतंकी हमला, ना ही कोई युद्ध हुआ है। एक देश के पापों से ये काल चक्र अवरुद्ध हुआ है। आइए कुछ और रचनाएं पढ़ता हूँ आप सबकी सेवा में। एक रचना पढ़ता हूँ, हथेली। ये हमारी बहुत पुरानी और प्रसिद्ध रचना है। मेरा मानना है कि शरीर के इस छोटे से अवयव में कई विरोधाभासी गुण हैं। 3 अनुच्छेद की एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ, हथेली। कि देखता हूँ जब कभी अपनी हथेली, देखता हूँ जब कभी अपनी हथेली, सोचता हूँ अजब सी यह है पहेली। देखता हूँ जब कभी अपनी हथेली, सोचता हूँ अजब सी यह है पहेली। भाग्य और पुरुषार्थ की दर्पण हथेली, भाग्य और पुरुषार्थ की दर्पण हथेली। दान या फिर मांग की चित्रण हथेली। क्रोध या उद्वेग में उठती हथेली, या क्षमा में नम्र हो जुटती हथेली। देखता हूँ जब कभी अपनी हथेली, सोचता हूँ अजब सी यह है पहेली। संपन्नता और विपन्नता हथेली में किस प्रकार है देखें। कि रंग रंग मेहंदी की चढ़ी लाली हथेली, रंग मेहंदी की चढ़ी लाली हथेली। कोयला चुनती हुई काली हथेली, तोड़ती पत्थर हुई रूखी हथेली। या कि कुछ भी मांगती भूखी हथेली। देखता हूँ जब कभी अपनी हथेली, सोचता हूँ अजब सी यह है पहेली। अनपढ़ी अव्यक्त सी रेखा हथेली। मेरा मानना है कि इसको कोई 100% नहीं पढ़ पाता। कि अनपढ़ी अव्यक्त सी रेखा हथेली है हमारे भाग्य की लेखा हथेली। बंद कर मुट्ठी हुई शक्ति हथेली, या नमन करती हुई भक्ति हथेली। देखता हूँ जब कभी अपनी हथेली, सोचता हूँ अजब सी यह है पहेली। देखता हूँ जब कभी अपनी हथेली। भाई पंकज प्रखर जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। अगली कविता पढ़ता हूँ, कन्या भ्रूण हत्या पर एक रचना पढ़ता हूँ। एक महिला यह जानकर कि उसका गर्भस्थ शिशु कन्या है, वो गर्भपात कराने पहुँचती है। तो वहाँ एक आवाज़ आती है, एक प्रश्नवाचक आवाज़ आती है उस कन्या भ्रूण की, कि क्यों बेटी से पीछा छुड़ाने चली हो, क्यों बेटी से पीछा छुड़ाने चली हो, जिगर से ही मुझको हटाने चली हो। अरे जमाने को कैसे दिखाओगी सूरत, स्वयं ही स्वयं को मिटाने चली हो, स्वयं ही स्वयं को मिटाने चली हो। तो गर्भपात कराने पहुंची एक माँ से उसकी भ्रूण कन्या बोली, अरे माँ तू भी तो कन्या है, यह कैसे भूली। स्त्री होकर भी स्त्रीत्व से डरती हो, सब कुछ जानते हुए ये क्या करती हो। किसे मिटाने चली हो, किसे मिटाने चली हो, मुझे या खुद को। अरे मत मिटाओ स्वयं ही अपने वजूद को, अरे मत मिटाओ स्वयं ही अपने वजूद को। मानती हूँ माँ, तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता ये दहेज है, शायद इसीलिए तुम्हें कन्याओं से परहेज है। पर माँ, स्त्री होना अभिशाप नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। स्त्रीत्व समाज के लिए जरूरी है, स्त्री के बिना तो सृष्टि ही अधूरी है। शक्ति के बिना तो शिव भी अधूरे हैं,
लक्ष्मी के बिना हरि कहाँ पूरे हैं। तो मुझे जन्म से पहले यूं मारने का तुम्हें कतई अधिकार नहीं है। कहीं तू रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती या मदर टेरेसा तो नहीं मार रही है। और आखिरी बात जो वो कन्या कहती है, कहीं तू रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती या मदर टेरेसा तो नहीं मार रही है। माँ, इस देश में सदा ही स्त्रियों ने पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाया है। समय आने पर देश के लिए अपना जान भी गंवाया है, समय आने पर देश के लिए अपना जान भी गंवाया है। और आखिरी चेतावनी देती है कि अरे माँ, जिस दिन वीरांगना नारियों के इस देश में जिस दिन स्त्रियों की संख्या घट जाएगी, उसी दिन इस महान भारत की महान संस्कृति खुद ब खुद मिट जाएगी। आइए अगली कविता पढ़ता हूँ। हास्य व्यंग की ओर चलता हूँ। मित्रों, मंचों से मैं मूलतः हास्य व्यंग की कविताएं पढ़ता हूँ ज़्यादातर, और आप सबके आशीर्वाद से एक छवि है हास्य व्यंग कवि की बनारस से, काशी से, आप सबके साथ मिलकर। तो पहली कविता पढ़ता हूँ। आप सब जानते हैं पति पत्नी के बीच में एक योजक चिन्ह होता है जिसे अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। मैंने उसको हटाकर ये कविता लिखी है। एक बार मैं लखनऊ जा रहा था, सामने के बर्थ पर एक स्त्री पुरुष बैठे हुए थे। दोनों में बहुत प्रेम था। कुछ भी बेचने आए, केला वाला आए, बोले केला खाओगी, वो बोले आप खाएंगे तब खाएंगे, वो बोले तुम खाओगी तब खाएंगे। मूंगफली वाला आया, बोले मूंगफली खाओगी, वो बोले तुम खाओगी तब खाएंगे, बोले आप खाएंगे तब खाएंगे। हमने कहा कि भाई साहब इतना प्रेम तो हमारी सगी पत्नी भी नहीं करती हमारे साथ, आप लोगों के बीच रिश्ता क्या है। उसने जो जवाब दिया वो आपको कविता के अंत में प्राप्त होगा। सुनिए कि एक बार गाड़ी जब किसी स्टेशन पर थी खड़ी, अचानक मेरी नज़र एक स्त्री पुरुष पर पड़ी। भाई देवेंद्र पांडे जी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सुनिएगा, एक बार गाड़ी जब किसी स्टेशन पर थी खड़ी, अचानक मेरी नज़र एक स्त्री पुरुष पर पड़ी। दोनों खुल्लम खुल्ला प्यार कर रहे थे, या यूं कहें अपने प्यार का सार्वजनिक इजहार कर रहे थे। तो यह देख मेरे मन में उठा बवाल। मैं पूछ बैठा उनसे ये सवाल, भाई साहब आप लोगों में बहुत प्रेम है, सहमति है, पर क्या सच में ये आपकी पत्नी और आप इनके पति हैं? यह सुन वो झल्लाया, अत्यंत जोरों से चिल्लाया और बोला तुमसे मतलब? मैंने कहा मतलब तो कोई खास नहीं है, बस आपके पति पत्नी होने का विश्वास नहीं है। पति पत्नी और इतना प्यार, उसका खुला इजहार हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। वो बोला अरे यार इतनी सी बात के लिए करते हो माथा पच्ची, बात बिल्कुल साफ है और सच्ची। हम दोनों पति पत्नी हैं सही, पर एक दूसरे के नहीं। हम तो पार्ट टाइम के लिए ही मेड फॉर ईच अदर हैं, वरना मैं किसी और का फादर हूँ और ये किसी और की मदर है, ये किसी और की मदर है। आइए अगली कविता पढ़ता हूँ। कुछ ऐसी कविताएं पढ़ता हूँ जो मंचों से जिन्हें आप कम सुन पाए हैं और अच्छा लिखा है। मुझे लगता है कि आप सबको पसंद आएगा। अतिथियों के इस देश में अब किसी के पास समय नहीं रह गया है। पहले लोग जाते थे रिश्तेदारों के यहाँ तो हफ्ता भर रह जाते थे। आजकल के दिन में अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक अपने मेहमान के घर, अपने रिश्तेदार के घर रह जाए तो वहाँ कुछ घटनाएं घटती हैं जिससे ये उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि अब उसको यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने ये शोध परक रचना लिखी है, पढ़ता हूँ। क्या क्या होगा तो आप जान जाएंगे कि अब हमें अपने रिश्तेदार के यहाँ से चले जाना चाहिए। सुनिए कि हाँ अकारण मूड जब मेजबान की अपसेट हो, हाँ अकारण मूड जब मेजबान की अपसेट हो और छोटी हो रही नित नाश्ते की प्लेट हो। हाँ अकारण मूड जब मेजबान की अपसेट हो और छोटी हो रही नित नाश्ते की प्लेट हो। चाय चुक्कड़ के समय में हो रहा जब लेट हो और उनकी सब समस्याएं हुई अपडेट हो, तो जानिए मेहमानबाजी अब है खतरे में पड़ी और तेरी आ गई है अब विदाई की घड़ी। जान लो मेहमानबाजी अब है खतरे में पड़ी और तेरी आ गई है अब विदाई की घड़ी। आगे देखें
कि जब तुम्हारे मन मुताबिक ना कोई चैनल चले, शुरू में रिश्तेदार के हिसाब से चैनल चलता है कि जब तुम्हारे मन मुताबिक ना कोई चैनल चले और भोजन में दोबारा एक ही सब्जी मिले, जब तुम्हारे मन मुताबिक ना कोई चैनल चले और भोजन में दोबारा एक ही सब्जी मिले, सुन तुम्हारे बात जाने की सभी के दिल खिले, और तेरी बात सुन बच्चे भी अब जब ना हिले, तो जानिए मेहमानबाजी अब है खतरे में पड़ी, और तेरी आ गई है अब विदाई की घड़ी। आगे देखें कि जबकि पहले ही तुम्हें मिलता नहीं अखबार हो, शुरू में मेहमान को पहले देते कि जबकि पहले ही तुम्हें मिलता नहीं अखबार हो, और बातें सब तुम्हारी लग रही बेकार हो, पेट में हो दर्द तेरे और ना उपचार हो, और तेरे सामने ही हो रही तकरार हो, तो जानिए मेहमानबाजी अब है खतरे में पड़ी, और तेरी आ गई है अब विदाई की घड़ी। आखिरी अनुच्छेद कि जबकि तेरे वापसी की हो रही चर्चा कहीं, जबकि तेरे वापसी की हो रही चर्चा कहीं, या तुम्हारे पीठ पीछे जुड़ रहा खर्चा कहीं, और सब्जी में तुम्हारे डल रहा मिर्चा कहीं, घट गए सामान हो और बन रहा पर्चा कहीं, तो जानिए मेहमानबाजी अब है खतरे में पड़ी, और तेरी आ गई है अब विदाई की घड़ी। एक बहुचर्चित रचना पढ़ता हूँ, कैटवॉक। जब मॉडल्स के फैशन शो होते हैं तो मॉडलों के चलने को कैटवॉक कहते हैं, ये उनकी तकनीकी शब्दावली है। मैंने इस कविता को, ये व्यंग्य की कविता पढ़ता हूँ। कैट का मतलब बिल्ली। हमारे सनातन संस्कृति में बिल्ली जो है एक पालतू जानवर है और घर में रहती है, हमारे पारिवारिक जानवर है। बिल्ली को मौसी का दर्जा प्राप्त है, हम सब बिल्ली को मौसी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती में चूंकि बिल्ली बाघ कुल की प्राणी है, इसलिए बिडालस्यासिना देवी कई बार लिखा गया है। बिल्ली को इस बात से ऐतराज होता है कि इन फूहड़ मॉडलों के चलने को कैटवॉक क्यों कहते हो, कुछ और कह लेते। ये बिल्ली को ऐतराज होता है कि उसे कैटवॉक क्यों कहते हैं। सुनिए, एक काल्पनिक घटना से ये कविता शुरू होती है। कवि जो है वो अखबार पढ़ता रहता है। पहले अक्सर ऐसी खबरें आती थी कि कैटवॉक करते समय मॉडल का मिनी स्कर्ट फिसला, ऐसी घटनाएं घटती थी ये चर्चा में आने के लिए। तो वहीं से ये कविता शुरू होती है। कवि अखबार पढ़ता है कि कैटवॉक करते समय मॉडल का मिनी स्कर्ट फिसला, कैटवॉक करते समय मॉडल का मिनी स्कर्ट फिसला, अखबार पढ़ते समय जैसे ही मेरे मुंह से ये निकला, बगल में बैठी मेरी पालतू बिल्ली गुर्राई, उछलकर अखबार पर चढ़ाई और बोली, पता नहीं किस बेवकूफ ने इस फूहड़ कृत्य का नाम कैटवॉक रखा है, जी करता है उसका मुंह नोच लूं, लगता है उसने बिल्ली के गुस्से का स्वाद नहीं चखा है। अरे पता नहीं किस बेवकूफ ने इस फूहड़ कृत्य का नाम कैटवॉक रखा है, जी करता है उसका मुंह नोच लूं, लगता है उसने बिल्ली के गुस्से का स्वाद नहीं चखा है। अरे हम पशु हैं तो क्या हुआ, हमारे लिए भी आचरण के मानक हैं, मर्यादा की रेखा है। आपने कभी किसी बिल्ली को पूंछ उठाकर नंगे चलते देखा है? व्यंग्य की पंक्तियों पर आपका आशीर्वाद मांगता हूँ कि अरे हम पशु हैं तो क्या हुआ, हमारे लिए भी आचरण के मानक हैं, मर्यादा की रेखा है। आपने कभी किसी बिल्ली को पूंछ उठाकर नंगे चलते देखा है? अरे हम अपनी एक अदद पूंछ से अपनी पूरी इज्जत ढक कर चलते हैं, इस पर से पता नहीं लोग क्यों इन अधनंगी मॉडलों के चलने को कैटवॉक कहते हैं। आइए मैं विज्ञापन सीरीज से कुछ कविताएं पढ़ता हूं। हमने विज्ञापनों पर कई कविताएं लिखी कि ये कविता आप देखते हैं विज्ञापन टीवी पे जब आप देखते हैं तो साबुन के प्रचार में एक महिला आती है, मिक्सी में कई प्रकार के दूध फल डालती है और मिक्सी ऑन कर अपना बाल झटकारती है, साबुन निकल के आता है। आप कल्पना करें कि इस काल्पनिक दृश्य को अगर सच मान लिया जाए तो कौन सी घटना घटेगी। आप देखें कि कल ही सुबह जैसे ही मैंने खोला अपना गेट,
कल ही सुबह जैसे ही मैंने खोला अपना गेट, नौजवान अजीब नजर आ रहा था। पास जाकर देखा तो साबुन खा रहा था। सामने बैठा एक पढ़ा लिखा नौजवान अप टू डेट कुछ अजीब नजर आ रहा था। पास जाकर देखा तो साबुन खा रहा था। यह देख मैंने उसे रोका या यूं कहिए टोका और कहा कि अरे यार, ये कौन सी चाल चल रहे हो, बदन के साबुन को मुंह में निकल रहे हो। उसने कहा आपको नहीं पता, आपको बिल्कुल नहीं पता, ये साबुन है करिश्माई, मिला हुआ है दूध, क्रीम और मलाई, केसर और कस्तूरी, स्वास्थ्य के लिए बहुत है जरूरी। और जब से ये बात टीवी में ऐश्वर्या ने बताया, मैंने से खाया है। यह सुन मैंने उसे रोका और कहा कि अरे यार, दरअसल तू विज्ञापनों की चकाचौंध में चला गया है, शायद इसीलिए गलत राह पे चला गया है। तुझे नहीं पता, और बैंक की पंक्तियां संभालिएगा कि तुझे नहीं पता ये अमीर लोग अपना सामान बेचने के लिए इसी तरह के सपने दिखाते हैं। अपने निरमा में दूध की सफेदी, बिस्कुट में केसर और च्यवनप्राश में सोना और चांदी बताते हैं, जिसकी जद में तुम्हारे जैसे भोले भाले नौजवान बड़ी आसानी से आ जाते हैं। उठो, घर चलो, कुछ खा लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। भूल जाओ कि साबुन में दूध, क्रीम और मलाई है। भूल जाओ कि साबुन में दूध, क्रीम और मलाई है। आइए विज्ञापन सीरीज से दूसरी कविता पढ़ता हूँ। भगवान गणेश की ओर चलता हूँ। आप देख रहे हैं भगवान गणेश का जो वाहन है मूषक, चूहा बहुत छोटा है और भगवान गणेश विशाल काय हैं। एक दिन मैंने पूछा कि प्रभु आपकी अपने वाहन से कैसे निभती है, कैसे काम चलाते हैं। कि एक छंद पढ़ता हूँ कि एक दिन पूछा, एक दिन मैंने वाहन में हो कैसी बेहिसाबी है। आप हैं विशालकाय, वाहन है लघु रूप, मूषक से मिल रही ये कैसी कामयाबी है। तो हाथ फेर मूषक पर, बोले श्री गणेश, बोले फेर मूषक पर, बोले श्री गणेश, दिख रही तुमको खराबी है। ईंधन भी कम लेता, माइलेज ठीक देता, टाटा नैनो जैसा है ये खुशियों की चाबी है। टाटा नैनो जैसा खुशियों की चाबी है। ये टाटा नैनो का ये टैग लाइन था, मैंने वहाँ से कविता लिखी। अभी मैंने साबुन की बात मैं कर रहा था, एक क्षण पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बाथरूम में प्रजाति के साबुन रखे रहते हैं, कहीं कई बिरादरी के साबुन रखे रहते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग, घर परिवार के बच्चे किसी और कंपनी का साबुन इस्तेमाल करते हैं, हम लोग किसी और का, वृद्ध लोग किसी और कंपनी का। आप कल्पना करें कि बाथरूम में रखे सारे साबुनों में अगर प्यार पनप जाए, में साबुन के नामों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए आप कि ज्यादातर साबुनों के नाम स्त्रीलिंग है। मैंने वहाँ से ये कविता लिखी, एक छंद लिखा कि बोली रेख सोना, बोली रेख सोना, सुन मार्गो हमारे प्यारे, कुछ कुछ हो रहा है हाय चाहती हूँ मैं। बोली रेख सोना, सुन मार्गो हमारे प्यारे, कुछ कुछ हो रहा है हाय चाहती हूँ मैं। और जिंदगी के खेल में हो मेल बस तेरा मेरा, खेलने को तेरे जैसा टॉय चाहती हूँ मैं। तो जिंदगी हमारी फेयर एंड लवली बनेगी, तेरे संग पूरा इंजॉय चाहती हूँ मैं। और लव में तुम्हारे डब हो रहा है मेरा मन, लव में तुम्हारे डब हो रहा है मेरा मन। तुझको बनाना लाइफ बॉय चाहती हूँ मैं, तुझको बनाना लाइफ बॉय चाहती हूँ मैं। एक कविता पढ़ता हूँ व्यंग का, व्यंग की रचना की। अक्सर इधर
जब से ये कोरोना महामारी चली, कहीं अग्निकांड, भूकंप के भी झटके आए। आप कल्पना करें कि भूकंप भी इस साल बहुत आ रहा है, और इस साल पंचांग के अनुसार भी और बहुत सारे मौसम विज्ञानियों और तमाम सूचनाओं के आधार पर भी अतिवृष्टि, भूकंप जैसे बहुत सारी प्राकृतिक के एक भूकंप जो भौगोलिक स्थितियों में पृथ्वी के अंदर, समुद्र के अंदर आता है, और एक भूकंप हमारी सामाजिक संरचना में आ रहा है, लगभग प्रतिदिन आ रहा है। आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं, और ये रचना मैंने मंचों पर बहुत कम पढ़ी है, तो आप सबकी अदालत में ये रचना पेश करता हूं। कीजिएगा कि उस भूकंप में क्या स्थिति होती है और इस भूकंप में क्या स्थिति हो रही है। पुनः आप सबको बहुत प्रणाम करते हुए रचना पढ़ता हूँ कि विश्वास की बुलंद इमारत ध्वस्त हो चुकी है, विश्वास की बुलंद इमारत ध्वस्त हो चुकी है, ईमानदारी अभावों के अंधेरे में पस्त हो चुकी है, कमजोर नैतिकता कांप रही है, त्रस्त मानवता हाँफ रही है, मित्रता स्वार्थ के दलदल में धंस गई है, सच्चाई अहंकार के कांटों में फंस गई है, रक्त संबंधों का संपर्क टूट गया है, आपसी तालमेल पीछे छूट गया है, बुलंद इरादों की चट्टानें खिसक रही हैं, मासूम जिंदगी अंधेरे में सिसक रही है, सरस संवेदनाएं मलबों में पड़ी हैं, व्यापक भावनाएं गड्ढों में गड़ी हैं, रिश्तों का पहाड़ धड़क रहा है, प्रथाओं का बंधन सरक रहा है, लगाव जलस्तर की तरह घट रहा है, कलेजा धरती की तरह फट रहा है, भाईचारा डामाडोल हो रहा है, परिवार का विकृत भूगोल हो रहा है। और व्यंग की आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूँ कि भाईचारा डामाडोल हो रहा है, परिवार का विकृत भूगोल हो रहा है, पता नहीं सामाजिक संरचना में ये कैसा हड़कंप छा गया है, लगता है रिश्तों के धरातल पर भूकंप आ गया है, लगता है रिश्तों आ गया है। आखिरी व्यंग रचना पढ़ता हूँ, शिक्षक कवि होने के नाते, बस्ते का बोझ, बहुचर्चित रचना, आप सब जानते हैं। 10-12 पंक्तियों की व्यंग रचना। अभिभावक के रूप में आप करिएगा कि हम में से अधिकांश लोग, शिक्षा व्यवस्था अब जिधर जा रही, नौकरी प्राप्त, धन कमाना है, हमें से अधिकांश लोग एक इंटरमीडिएट तक जाते जाते एटीएम मशीन बन जाए। हम में से बहुत कम लोग अब बच्चे को नैतिक इंसान बनाने के लिए शिक्षा दिलवाते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों के दबाव है, बच्चा बोलना शुरू करता है, अक्सर कि बच्चा बने जिसमें अधिक से अधिक आम बच्चा, कोटा में बच्चे हताश हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। वहां से जब ऐसी खबरें आती हैं तो मन विचलित होता है। एक दिन मैंने देखा, कविता का शीर्षक है बस्ते का बोझ, एक दिन मैंने देखा हमारा 8 साल का बच्चा आ रहा है, टेढ़ा होकर घर आ रहा है, तब वहां से मैंने ये कविता लिखी। मित्रों, तब सार्थक प्रतीत होती है जब अभी एनसीईआरटी ने बस्तों के बोझ को कम करने की बात कही है। मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयास आप सबके मित्र ने किया है, और तब कविता पढ़ता हूँ कि भारी भरकम बस्ता कंधे से लौटे थके मांदे एक बच्चे से मैंने पूछा, बेटा किस कक्षा के विद्यार्थी हो? उसने कहा विद्यार्थी नहीं, स्टूडेंट हूँ। आप कल्पना करें, हिंदी दिवस के करोड़ों रुपए के कार्यक्रमों पर बच्चे ने तमाचा मारा और कहा विद्यार्थी नहीं, स्टूडेंट हूँ, अपने पेरेंट्स का ओबीडियंट हूँ, उनके सपनों को पूरा करने के लिए ये भारी भरकम बोझ अपने कंधों पर ढोता हूँ, पर उन्हें नहीं पता भीतर ही भीतर बहुत रोता हूँ। उनके सपनों को पूरा करने के लिए ये भारी भरकम बोझ अपने कंधों पर ढोता हूँ, पर उन्हें नहीं पता भीतर। आपको पता है ये बस्ता इतना क्यों भारी है? क्योंकि इसमें किताब, सपनों की पूरी अलमारी है। देखिए,
ये देखिए इसमें रखा है दादी का इंस्पेक्टर, दादा का कलेक्टर, मम्मी का इंजीनियर, पापा का डॉक्टर, दीदी का मैनेजर, भैया का डायरेक्टर। देखा आपने, देखा आपने, हर किसी ने अपने लिए कोई न कोई सपना पाल रखा है और उस सपने का बोझ मेरे नाजुक कंधों पर डाल रखा है। और आखिरी बात जो बच्चा कहता है कि देखा आपने, हर किसी ने अपने लिए कोई न कोई सपना पाल रखा है और उस सपने का बोझ मेरे नाजुक कंधों पर डाल रखा है, और उन सपनों के बोझ से ही ये बस्ता इतना भारी हो गया है, और इसी में कहीं छुपा कर रखा था मैंने अपना बचपन, जो अब शायद कहीं खो गया है, जो अब शायद कहीं खो गया है, जो अब शायद। धन्यवाद एक बार फिर शाश्वत संस्कृति के इस मंच को, भाई प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी को और के तमाम पदाधिकारियों को, आप सबको, आप सब ने बहुत धैर्य के साथ अपना अमूल्य समय देकर हमें सुना, हमारा मनोबल बढ़ाया है। आप सबको पुनः पुनः प्रणाम करते हुए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।